हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ शुरू करते हैं। पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। इन दो फंडामेंटल राइट्स को मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए तीसरा पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। फिफ्थ में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 13 में। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, ठीक, आर्टिकल 31 में। और सिक्स फंडामेंटल राइट में लिखा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आगे पढ़ते हैं, ठीक ना, डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आर्टिकल 23 टू 35, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है। कितने? 6 फंडामेंटल राइट, ठीक ना। तो इसमें से दो मैं आप लोग पढ़ा चुका हूँ, तीसरा यहाँ शुरू करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मीन्स ह्यूमन बींग्स मीन्स कि किसी भी ह्यूमन बींग का ट्रैफिकिंग नहीं किया जाएगा था, मतलब कि मानव तस्करी, किसी भी व्यक्ति को किडनैप करके उसकी तस्करी नहीं की जाएगी, ये प्रोहिबिशन, निषेध है। और फोर्स्ड लेबर, बिना वेतन के किसी के साथ जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 24 में लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, मतलब बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। यह निषेध है, प्रोहिबिशन है, ठीक ना। अगला है फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन से संबंधित क्या क्या हमारे पास फ्रीडम, स्वतंत्रता है उसके लिए। तो आर्टिकल 25, ठीक ना, आर्टिकल 25 में लिखा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मतलब आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, किसी भी रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्रोपेगेशन, और उसे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना। आर्टिकल 26 में लिखा गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आप किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री हैं, ठीक ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि आप कोई रिलीजन है, कोई डिनोमिनेशन है, तो आप उससे संबंधित कोई कमेटी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मुस्लिम रिलीजन है या हिंदू रिलीजन, तो हिंदू महासभा हुई, मुस्लिम महासभा हुई, ऐसे एक कमेटी बनाकर आप उसके उस रिलीजन के अफेयर्स को मैनेज करेंगे, ठीक ना। इसकी स्वतंत्रता आप लोग को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आर्टिकल 27 में लिखा गया है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि आप कोई टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, मतलब चंदा देना, दान देना, सब्सक्रिप्शन देना, किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए, ठीक है। आर्टिकल 28 में लिखा गया है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन, क्या, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सभी नहीं, कुछ निश्चित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ्रीडम टू अटेंडेंस, मतलब कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है और रिलीजियस वर्शिप के बारे में बताया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 28 के तहत जो भी यूनिवर्सिटी हुई या स्टेट या कॉलेज हुआ या स्कूल हुआ, पूरी तरीके से यदि स्टेट फंडेड है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप नहीं दी जाएगी। केवल उनको छोड़कर यदि कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी है जो कि किसी ट्रस्ट के पैसे से बनी है, कोई पार्टिकुलर रिलीजन बनवाया है उस चीज़ को और उसे मैनेज करता है, तो वहाँ पे या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है और रिलीजियस वर्शिप की जा सकती है, और आप फ्री हैं अटेंड करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक ना। आर्टिकल 28 में लिखा गया। और अगला फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
आर्टिकल 29 में लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के विषय में आर्टिकल 29 में लिखा गया है। मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मीन्स जैसे कि इनकी लैंग्वेज हुई, इनकी जैसे कि इनकी लैंग्वेज हुई मतलब कि भाषा हुई, ठीक ना। इसी प्रकार इनका कोई हेरिटेज हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए इनकी कल्चर, इनका स्क्रिप्ट, इनकी यूनिक आइडेंटिटी, इसके लिए प्रोटेक्शन किसमें दिया? आर्टिकल 29 में, ठीक ना। यह सरकार प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 13 में लिखा गया राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि वह अपने अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए वह कोई भी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यह भारत कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अधिकार देता है पूरी तरीके से, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हम लोग का कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। आगे है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस, मतलब कि कुछ कानून। आर्टिकल 31 जो कि रिपील कर दिया गया है, ये आर्टिकल 31 संबंधित था डील्ड विथ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित था, ठीक ना। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि रिपील कर दिया आर्टिकल 31 को, along with आर्टिकल 19(1)(f), 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F which also dealt with right to property, जो कि यह भी प्रॉपर्टी से डील करता था। तो इन दोनों को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा रिपील कर दिया गया और इसे कहाँ डाल दिया गया? इसे डाल दिया 300A में, जो कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यह कौन सा राइट? अब यह लीगल राइट हो गया है, ठीक ना। आर्टिकल 300A के तहत नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति अब उसकी प्रॉपर्टी से उसे रिमूव नहीं किया जाएगा विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ के कानून के बिना, ठीक ना। इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल, एक स्पेसिफिक कानून बनाए जाएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह लार्ज फंडामेंटल राइट्स है जो हमें दिए गए हैं, ठीक ना। तो आर्टिकल 32 में लिखा गया है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट के तहत जो भी हमें राइट दिया गया है उसका उपचार, उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके विषय में आर्टिकल 32 में दिया गया। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक असीम शक्ति है कि जो कि इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और इसे लागू करवाती है, ठीक ना। तो इसके तहत कई हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस हुआ, मैंडेमस हुआ, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड कोवरेंटो। इसके विषय में अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल इसके विषय में आप लोग को बताऊंगा। आर्टिकल 33 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट इन दियर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह जो इस पार्ट में जो राइट, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको क्या मॉडिफाई कर सकती है या चेंज कर सकती है। किन के लिए? फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटीज के लिए, ठीक ना। इन सभी के लिए यह क्या करना, जो पार्लियामेंट है वह फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। आर्टिकल 34 restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in any area। किसी भी एरिया में यदि मार्शियल लॉ फोर्स में है, यदि वहां पे लागू हो गया है, तो इससे क्या होगा कि जो पार्लियामेंट होगी उसके पास क्या होगी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह कोई कानून बनाएगी, जिससे क्या होगा कि वहां पे जो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग वहां सर्विस कर रहे हैं, वे लोग यदि कोई अनलॉफुल कार्य करते हैं तो वह क्या करेगी, पार्लियामेंट इंडेमनिफाई करेगी, मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज, मतलब कि वह क्षतिपूर्ति कौन करेगा, उसकी जिम्मेदार पार्लियामेंट होगी, ठीक है। ये आर्टिकल 35 में है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। लेजिस्लेशन कानून बनाए जाएंगे किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन, मतलब इस पार्ट में जो प्रोविजन दिया गया है उसको लागू करने के लिए क्या बनाएंगे, लॉ बनाए जाएंगे। उस लॉ के तहत इन सभी फंडामेंटल राइट्स जो है उसको इसको इन्फोर्समेंट किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक ना।
तो ये रहे आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।